और जिसने भी पढ़ा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो ये कहता है कि ये बिल कोई भांग खा के बनाया है क्या। आपको लगता है कि आज के समय ठीक है, पैसा है, वेल सेटल्ड है, तो चलिए यहाँ भी एक बार हाथ आजमा लेते हैं, कुछ और फायदा हो जाए। जिन लोगों ने पढ़ना नहीं सीखा, समझना नहीं सीखा, पढ़ना चाहते नहीं, वो कैसी राजनीति करेंगी। बीमारी का इलाज मुझे पता है, झोला छाप भी कर देता है, बीमारी के लिए गोली मेडिकल वाला भी दे देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झाड़ा फूंक से कर देते हैं, पब्लिक सेटिस्फाई भी हो जाती है। लेकिन लक्ष्मणगढ़ से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका सामना एक ऐसे राजनेता से होने वाला है जिन्होंने 3 बार लगातार विधायक रहे हैं, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। उन्हीं के गांव के आसपास का हूँ, मैं लोकल हूँ, मैं लक्ष्मणगढ़ से हूँ। मैं नेछवागा उतरा देना कर, मैं नेछवागा दिखना देना के जी। आज के दिन राजस्थान में गवर्नमेंट भी शायद दूसरा नंबर है उनका। तो जो उम्मीद पब्लिक को थी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी कर पाए। सड़कों का अच्छा होना किसी भी देश का विकसित होना दर्शाता है, ये बड़ी कमी है, ये बहुत मूलभूत ज़रूरत भी है। इसके ऊपर सच में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो सिर्फ इसलिए वंचित हो गए इनके भ्रष्ट तंत्र के कारण कि पेपर आउट हो गया, या इन्होंने उनके टेस्ट थे वो कैंसिल कर दिए, और आज ओवर एज होने के कारण वो किसी काम लायक नहीं बचे। यदि आपको फ्री करना ही है तो अपने पार्टी फंड से कीजिए, आम आदमी के टैक्स के पैसों का इस तरह का काम न करें। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। 2023 के जैसे जैसे आखिर के महीने करीब आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी है। चुनाव की चर्चा गांव के चौपाल से लेकर नेताओं के बंगलों तक होने लगी है। टिकट की दावेदारी दिखाने वाले लोग भी इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें इस बार टिकट मिले, ताकि वो जनता के बीच जाकर जनता की सेवा इस लोकतंत्र में कर सके। इसी दौरान हम ऐसे कुछ लोगों से मिलेंगे जो पिछली बार चुनाव लड़े हैं, विधानसभा में गए हैं, या जो लोग वर्तमान में विधानसभा में जनता के जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर भेजे गए हैं। साथ ही ऐसे कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे जो इस बार बिल्कुल एक नए चेहरे के तौर पर राजनीतिक मैदान में उतरने को तैयार हैं, ताकि वो भी आज तक उन्होंने जो जनता के बीच में रहकर सेवा की है, जो कार्य किया है, उसे और एक्सपेंड करते हुए राजनीति में आकर जनता के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सके। आप किसी भी फील्ड में हो, आप उतना ही काम कर सकते हैं जितना राजनीति में बैठे लोग एक खाका तैयार करते हैं, उसमें जहां आप फिट होते हैं अपनी योग्यता अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पॉलिसी मेकर बन जाएं तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जनता के लिए फ़ायदा कर सकते हैं। आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान तक अगर आप अपना फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप राजनीति में हो, आप पॉलिसी मेकर हो। ऐसे ही एक व्यक्ति से आज हम आपकी इस इंटरव्यू के माध्यम से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आप हैं डॉक्टर रामदेव चौधरी। डॉक्टर रामदेव चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीकर संदेश के इस मंच। थैंक यू दिनेश जी, मैं आपको और आपके सारे दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आखिरी बार हम मिले थे राइट टू हेल्थ एक्ट को लेकर, जब उसकी कमियों के बारे में या उसको लेकर जो समस्याएं आप लोगों के सामने आई उस पर चर्चा करने के लिए। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिचय के साथ, आपका बचपन कैसा रहा, परिवार कैसा रहा, कहाँ से आपने पढ़ाई करी, उसके बाद में आप राइट टू हेल्थ को लेकर जो आपका एक्सपीरियंस रहा, गवर्नमेंट के साथ में जो आपकी वार्ताएं हुई, जो ये सब 17 दिन का वो पीरियड निकला जब आप जनता को अपनी सेवाएं नहीं दे सके, वो सब आप एक बार जनता के साथ शेयर करें, फिर हम आगे के सवालों पे आते। दिनेश जी, मैं किसान फैमिली से हूँ। लक्ष्मणगढ़ तहसील में सेवदड़ा गांव है, जो पहले रुलानी ग्राम पंचायत में था, आजकल झाझड़ ग्राम पंचायत में है। मेरा प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से हुआ। उसके बाद 8वीं तक मैंने शाहपुरा से किया। 9th-10th मैंने नेछवा गढ़ स्कूल से किया था। उसके बाद SK स्कूल और SK कॉलेज से मैंने अध्ययन किया, और यहीं से PMT की तैयारी करते हुए मैं जोधपुर SNMC से MBBS किया। उसके पश्चात बीकानेर SPMC से मैंने जनरल मेडिसिन में MD किया, और उसके बाद में मैंने एस्कॉर्ट्स दिल्ली से करीबन 5 से 6 साल वहाँ सेवाएं दी, और एज ए अटेंडिंग कार्डियोलॉजिस्ट मैंने काम किया। और काम उससे पहले मैं PG और एस्कॉर्ट ज्वाइन करने से पहले 1 दिन के लिए गवर्नमेंट सेवा में भी रहा। लेकिन जो मैंने तंत्र का हाल देखा, एक ही दिन की नौकरी के बाद में मैंने तय कर लिया था कि मैं फ़िलहाल मेरी सेवाएं जो मैं जानता हूं वो मेरी तरह से मैं कैसे दे पाऊं, इसका मैं ही तय करूंगा।
और कभी मौका मिलेगा, समाज, पार्टियाँ, लोग मुझे यदि मौका देंगे तो मैं उस तंत्र में जो मैं बदलाव कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा। ये सोच मेरी तब भी थी और मैं रिप्रेजेंटेटिव हमेशा से रहा। मैं चाहे मेडिकल कॉलेज में था तब भी अपने लोगों का रिप्रेजेंट करता था, चाहे जनरल सेक्रेटरी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, चाहे मैं पीजी में था तब भी मैं था, और उसके बाद में भी आज भी मैं, मेरे जो डॉक्टर्स बंधु हैं, मैं आईएमए का प्रेसिडेंट हूँ और राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो बड़ी संस्था है उपचार में उसका मेन कोर मेंबर हूँ। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि राजनीति में आना, मेरा मकसद है पब्लिक को जो सच में राजनीतिक लाभ मिलने चाहिए वो उन तक पहुँचे, जो 75 सालों में कहीं ना कहीं कमी रही है। ये मेरी पीड़ा है जो पब्लिक में मुझे लेके आई है और मैं चाहता हूँ कि जो पीड़ा और एक्सपीरियंस है उसका समावेश हो और लोगों तक जेन्युइन चीज़ें हैं जो वाकई में नीडी हैं। आज पब्लिक को छोटी छोटी चीज़ों के लिए शहर की तरफ भागना पड़ता है। आप देख लीजिए, नाम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बता देते हैं, कहीं आप सीएचसी बता देते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी भी है नहीं। तो ये एक पीड़ा है ऐसी जिसके लिए मैं चाहता हूं कि यदि मुझे जनता और पार्टी मौका देगी तो मैं उनको पूर्ण करने की कोशिश करूँ। आरटीएच का एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। दिनेश जी, एक ऐसा बिल जिसको किसी ने पढ़ा नहीं, मैं आज भी वादे के साथ कह सकता हूं कि 200 विधायक हैं, उनमें शायद 15 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने उस बिल को पढ़ा होगा, और जिसने भी पढ़ा है मैं दावे के साथ कहता हूं वो ये कहता है कि ये बिल कोई भांग खा के बनाया है क्या, क्योंकि जो चीज़ें हम धरातल पे ला ही नहीं सकते उस बिल को लाने की मंशा क्यों जताई गई। इसके पीछे यदि जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी ब्यूरोक्रेट ने एक अमेरिका में बनाए हुए तंत्र को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हिंदुस्तान में, और मैनिफेस्टो में लिखी हुई बात को पूर्ण करने के लिए एक नाम चिपका दिया और पब्लिक के मुंह में डाल दिया, राइट टू हेल्थ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं राइट टू हेल्थ की जब भी बात करता हूं तो मैं सबसे पहले उसकी जड़ों में जाना चाहता हूं। हेल्थ अपने आप में एक बड़ा शब्द है। हेल्थ कभी बीमारी नहीं है। आम आदमी को यही समझ में आता है हेल्थ का मतलब बीमार आदमी को ठीक कर दिया तो वो हेल्थ, वो नहीं है। हेल्थ है जिसमें WHO ने परिभाषा दी हुई है, हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। दैट मीन्स हेल्थ के अंदर यदि अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छी सड़कें, रहने का घर यदि ये उपलब्ध नहीं है तो हेल्थ नहीं बन सकती। हेल्थ की परिभाषा यही है, जो सरकारों का काम है, आम आदमी का अधिकार है, लेकिन पिछले 75 सालों में सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं दिया आम पब्लिक को एक झुंझुना पकड़ा देते हैं जब इलेक्शन आता है तब, राइट टू हेल्थ नाम का, जो कि सच में कुछ है ही नहीं। यदि इस बिल का नाम होता राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जो है एग्जैक्टली यही होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। यदि ये बिल लागू कर पाते हैं, हमारा चैलेंज है आज भी, तो इनको मैं एग्जाम्पल दूंगा SMS का, जिसकी डेली की OPD 10 से 12 हज़ार की है। उस OPD को चलाने के लिए इनको कम से कम 1000 OPD के चेंबर बनाने पड़ेंगे यदि ये बिल लागू होता है। अच्छा। और उसके अलावा एक मेल और एक फीमेल हर चेंबर के लिए, दैट मीन्स 1000 वो होने चाहिए। उसके बाद में एक डॉक्टर दिन में 10 से ज़्यादा मरीज नहीं देख सकता, ये बिल लागू होता है तो। आप सोच सकते हैं इतने पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर क्या ये पॉसिबल है। उसके अलावा आगे की बातें बताता हूँ आपको कि इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात की गई है, तो इसमें सिर्फ 3 इमरजेंसीज का नाम लिखा हुआ है। एक इमरजेंसी ट्रोमा, दूसरा स्नेक बाइट, तीसरा एनिमल बाइट। आपको बता देता हूँ 80% स्नेक बाइट नॉन पॉइजनस होते हैं, उनको जरूरत भी नहीं पड़ती है एडमिशन की। एनिमल बाइट में आप चूहे ने काट लिया वो इमरजेंसी है, बकरी ने काट लिया वो इमरजेंसी है, लेकिन हार्ट अटैक हो गया तो इमरजेंसी नहीं है, किसी को लकवा मार गया तो इमरजेंसी नहीं है। तो आप सोच के देखिएगा कैसा बिल लेके आ रही थी सरकार, जिस बिल में आम पब्लिक को कोई सुविधा नहीं बल्कि सारी तकलीफें मिल रही थी। इसलिए हमने विरोध किया कि हम जो आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स, आपकी ही दरों में जितना पैसा सरकारी हॉस्पिटल में दिया जा रहा है उसी पैसे में प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी सारी व्यवस्थाएं, सारे खर्चे लगा के दे रहे हैं। उन व्यवस्थाओं को भी पब्लिक को महरूम क्यों करना चाहते हैं? जो आपने वैसे देखा जाए तो 5 सालों में तीसरे साल में जाके स्कीम शुरू की थी 2021 में, लेकिन फिर भी पब्लिक को फायदा मिला।
प्राइवेट हॉस्पिटल ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बट उन स्कीम्स को भी ये इस बिल के तहत एक तरह से बंद करना चाह रहे थे। तो हमारी लड़ाई ये थी, और हमने एक तरह से महाभारत का युद्ध लड़ा। जिस तरह से महाभारत 18वें दिन खत्म हुई थी, उसी तरह से हमारा आंदोलन भी 18वें दिन खत्म हुआ था। और यदि वाकई में बिल में दम होता और सरकार सही होती तो अपने बैकफुट पे नहीं जाती, वो 100% प्राइवेट में लगाती। रीज़न ये नहीं था कि हमारा एजिटेशन था, रीज़न ये था कि उनको समझ में आ गया था, लेकिन गले की फांस आ गई थी, क्योंकि उन्होंने प्रचार कर दिए थे, उनमें अखबारों में ऐड दे दिए थे, उन्होंने, उनके विधायकों ने जगह जगह ये बता दिया गया था कि कल से जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में और इस तरह से कीजिए। इससे हॉस्पिटल्स और मरीजों के बीच कन्फ्लिक्ट होते, लड़ाइयाँ होती, जो इलाज मिल रहा है वो मिल नहीं पाता। और जिस तरह से पेट्रोल पंप बॉर्डर के बाहर चले गए ना राजस्थान से, वैसे हॉस्पिटल सारे बाहर चले जाते और पब्लिक त्राहिमाम हो जाती। हमें खेद है 17 दिनों तक इस दम्भी सरकार ने, मैं ये कहूँगा कि इस जो बात करी ना, अहितकारी सरकार ने लोगों को परेशान किया थ्रू हमारे, क्योंकि हमें सड़कों पे बैठना पड़ा। और इस 17 दिनों में मैंने भी मेरी दोइती खोई है। ये दर्द बहुत सारी पब्लिक को भी मिला होगा, मैं इसको महसूस भी कर पा रहा हूँ। ये सरकार के कारण हुआ, और अल्टीमेटली अब मान भी गए हैं कि ये लागू नहीं हो सकता। फिर भी हम चैलेंज कर रहे हैं कि आप अपने प्राइवेट को छोड़िए, आपने गवर्नमेंट तंत्र में लगा के दिखा दीजिए, हम अपने आप उसको ले लेंगे यदि ऐसा हो पाता है तो। वी आर सॉरी फॉर योर लॉस, जो आपने RTH के दौरान आपके परिवार ने सहा है। डॉक्टर के जीवन के तौर पे, मतलब आपने एक बेहतरीन डॉक्टर के तौर पे आपने इतने समय अपने इस प्रोफेशन को दिया है, अब आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको राजनीति में ही जाना चाहिए? आपने पहले से बताया, लेकिन इसके और क्या वजह है ऐसी कि आपको पॉलिटिक्स में जाकर ही आपको लोगों की सेवा करनी है? या फिर ये है कि आपको लगता है कि आज के समय ठीक है, पैसा है, वेल सेटल्ड है, तो चलिए यहाँ भी एक बार हाथ आजमा लेते हैं, कुछ और फ़ायदा हो जाए? बहुत ही सुंदर बात आपने रखी है। मुझे इस बात को कहने में बड़ी खुशी होगी कि एक तो राजनीति को गंदा बना दिया गया। राजनेता शब्द आते ही एक मारवाड़ी में कहते रहते हैं, अरे वो तो नेता हो। मतलब कितनी बुरी बात है। सुभाष बोस के आगे भी नेताजी लगता था। नेताजी तो बहुत पवित्र शब्द था, इसको पोल्यूट किसने किया? कहीं ना कहीं उन लोगों ने जिन्होंने राजनीति को अपना बिजनेस समझा। राजनीति बिजनेस नहीं है, राजनेता सेवक है। जैसे सरकारी तंत्र में बैठा हुआ कोई भी ऑप्शन नौकर है, वैसे राजनेता का काम सेवा करना है। लेकिन यहाँ जो राजा बन गए हैं लोग, जनता में तब तक जाते हैं जब तक जरूरत होती है, जब तक वोट लेने होते हैं, उसके बाद में उनके चारों तरफ पुलिस का घेरा होता है। लोगों से उनका कोई हित नहीं रह जाता है, सिर्फ बातें करना। और बातें भी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग हालात ये हैं कि आज की पॉलिटिक्स है वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। जिन लोगों ने पढ़ना नहीं सीखा, समझना नहीं सीखा, पढ़ना चाहते नहीं, वो कैसी राजनीति करेंगी? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। राजनेता कैसा होना चाहिए? जिसके पास डेली पब्लिक आती हो, पब्लिक की बात को ध्यान से सुने, उसका मर्ज जाने और इलाज देने की कोशिश करे। जो एज ए डॉक्टर होने के नाते वो सारी चीज़ें मैं रोज कर रहा हूँ, और डेली आप मान के चलिएगा 100 से ज़्यादा लोगों से मैं मिलता हूँ, ये सारी बातें करता हूँ। मल्टीप्लाई कर लीजिए 365, एक साल के बाकी 20 सालों का मेरा एक्सपीरियंस ले लीजिए, तो कितने लोगों से मिला हूँ। मुझे पता है किस पब्लिक को क्या तकलीफ हो सकती है। निराकरण मैं कह दूँ कि मैं कल आकर कोई निराकरण करूँ, ये बात वैसी नहीं है, बट मेरे पास कम से कम सेंस तो है। मैं ये तो बता पाऊंगा कि यस, इस इलाके में, इस गांव में, इस तहसील में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, ये तरीका है। और मैं ये कहता भी हूँ, हमारी पार्टी में इस तरह का विजन भी है। वो ये चाहते भी हैं कि इस तरह के इंटेलेक्चुअल लोग आएँ, जिनको लंबी देरी तक काम करने की क्षमता भी हो, इच्छा भी हो, और वो कर सकें, जिनके पास में हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ों का ज्ञान भी हो, बातों को समझें, अपने लोगों की पीड़ा को समझें और ठीक करने का काम करें। मेरा राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आज मैं सिर्फ बीमारी ठीक कर रहा हूँ। बीमारी का इलाज मुझे पता है, झोला छाप भी कर देता है, बीमारी के लिए गोली मेडिकल वाला भी दे देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झाड़ा फूंक से कर देते हैं, पब्लिक सेटिस्फाई भी हो जाती है। बीमारी ना हो, इंग्लिश में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो बीमारी ना हो, ये मेरी परम ड्यूटी है। कैसे बीमारी से बचा जाए, ये मेरी परम ड्यूटी है। और मैं चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य भी ये रहे, जिस फील्ड का मैं जानकार हूँ, मैं पब्लिक में वो अवेयरनेस लेके आऊँ,
मैं पब्लिक के बीच जाके बता पाऊँ कि ये चीज़ें हम करेंगे तो शायद बीमारी से बच पाएंगे, क्योंकि ये मेरा फील्ड है। उसके अलावा भी जैसे मैं आपको आज एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास तो हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं और अफसर बन जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जबकि ऐसा ज्ञान होता नहीं है, बट वो करते हैं। हम ज्ञान होने के साथ में भी अपना ज्ञान ढंग से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एक मंच ऐसा हो जहां लोगों तक पहुंचे बात और लोग उसको ध्यान से सुने भी, वो मंच राजनीतिक है, इसलिए आना मेरा मकसद है और कोई कारण नहीं है। जहाँ तक हमें जानकारी है और हमने जो सुना है, आप अपनी जो विधानसभा है लक्ष्मणगढ़, वहीं से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मणगढ़ से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका सामना एक ऐसे राजनेता से होने वाला है जिन्होंने 3 बार लगातार विधायक रहे हैं, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और पार्टी के साथ साथ जो राजस्थान सरकार है उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। पिछले जितने भी उनकी लक्ष्मणगढ़ विजिट हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ में कोई भी कार्यक्रम हो या कभी भी लक्ष्मणगढ़ की बात हो, तो लक्ष्मणगढ़ की जनता ये मानती है कि उन्होंने कभी भी बिना किसी नई घोषणा के वो लक्ष्मणगढ़ नहीं आए। लक्ष्मणगढ़ जब भी आए हैं कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। आपको क्या लगता है कि उनके सामने आप, अगर आपकी पार्टी आपको टिकट देती है, तो उनका सामना आप कैसे कर पाएंगे? उनके सामने आप कैसे आप, जो आपका मतलब शुरुआत होनी है पॉलिटिक्स की एक तरीके से, तो उसी में ऐसे व्यक्ति से आप कहना चाहेंगे कैसे टिक पाएंगे? कैसे टिक पाएंगे? बिल्कुल सही। हाँ दिनेश जी, पहली बात तो आपकी बात को मैं 3 खंडों में जवाब देना चाहूँगा। पहला ये कि मैं उन्हीं के गांव के आसपास का हूँ, मैं लोकल हूँ, मैं लक्ष्मणगढ़ से हूँ, मैं नेछवागा उतरा देना कर, मैं नेछवागा दिखना देना के जी। दूसरी बात, राजनेता कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, जनता जनार्दन बड़ी होती है। किस्मत ठीक थी, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, जैसी प्रोग्रेस की वैसी कोई गंगा बही नहीं। गंगा के नाम से गंदा पानी जरूर हर गांव की गलियों में भरा पड़ा है, आज भी आप किसी भी गांव में जाके देख लीजिएगा। यस, घोषणाएं हुई, आज भी हैं, बहुत सारी घोषणाएं हैं, बहुत पेपर्स पे भी हैं, कुछ काम भी हुए होंगे, मैं उसके लिए इनकार भी नहीं करूंगा, करने भी चाहिए। आज के दिन राजस्थान में गवर्नमेंट भी शायद दूसरा नंबर है उनका, तो जो उम्मीद पब्लिक को थी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी कर पाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप केंद्रित हो जाते हैं, जब आप सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लोगों की बात करने लग जाते हैं, इसका मतलब आप सर्व समाज या सर्व जो जितने हर गांव, हर तहसील या हर जिले की तो आपके नेता हुए नहीं ना। आपने चुन चुन के कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को बाहर भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए थे। वो ग्राम पंचायतें आपने तोड़ दी, जिन ग्राम पंचायतों से पर्टिकुलर गांव से आपको वोट नहीं मिले थे, उनको किसी और गांव के साथ जोड़ दिया। आपने बजाय इसके कि बड़ा दिल दिखाते, बड़ी चीज़ें करते, और तहसील के थे तो तहसील के हर गांव, हर गली के अंदर आप विकास करते, वो नहीं करके और आपने जो किया वो मेरे विचार से तो धरातल पे कुछ भी नहीं आया है। बातें बहुत चल रही हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ विकास की गंगा बह रही है, लेकिन जब मैं जाता हूँ, स्पेशली जब किसी की डेथ हो जाती है, तो मैं पीड़ा में शामिल होने के लिए, कष्ट में शामिल होने के लिए उस घर में जाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, तो हर गांव की सड़क टूटी हुई है, हालात जस के तस हैं, कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं है। तो पब्लिक बड़ी होती है, जनता जनार्दन बड़ी होती है, और वही तय करती है किसको बड़ा बनना है, किसको छोटा बनना है, किसको गद्दी पे बिठाना है, किसको फ्री करना है। इसलिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारी एक छोटी सी कार्यकर्ता से हार गए थे, तो आप तो स्टेट के अध्यक्ष हैं, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जनता जो चाहे वो करे। पॉलिटिक्स में आना और वहाँ पे आके टिकट ले जाना एक बड़ी बात होती है। इसके लिए काफ़ी लंबी कतार से गुजरना होता है, काफ़ी जद्दोजहद करनी होती है। लक्ष्मणगढ़ से देखा जाए तो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व में वहाँ से चुनाव लड़ चुके दिनेश जोशी, और इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वहाँ से टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप ही की पार्टी से। क्या आपको लगता है कि आपका किस तरीके से, क्या अलग आपका एजेंडा, आप जहाँ आप मतलब आपके जो सुपीरियर्स हैं, जो आपके पार्टी लीडर्स हैं, उनको आप बता पाएंगे किस तरीके से आप क्या पिच करेंगे कि टिकट आपको दी जाए? देखिए, 3-4 चीज़ें बहुत क्लियर हैं। पहली बात, मैं लक्ष्मणगढ़ से लोकल जी। दूसरी बात, मेरा विजन जो शायद पब्लिक के बहुत काम आएगा।
मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं जीतूँ ना जीतूँ, ये बातें बहुत अलग हैं। मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आज जो पब्लिक के काम आ रहा हूँ, कल उससे भी ज़्यादा काम आऊँगा। और पूरे राजस्थान में कहीं पर भी यदि मेरा आदमी, जिसको मैं ये कहूँ कि भाई मेरे यहाँ से जो भी आदमी जाए उसको स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ये मेरी ड्यूटी भी है और ये मैं करता भी रहूँगा। रही बात बहुत सारे लोगों की, तो ये हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है, ज़रूर मांगे, क्यों ना मांगे। और मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सारे के सारे उनके साथ रहेंगे। और ये बहुत सुंदर व्यवस्था है, ये तो अपोजिट वालों में नहीं है। आप देख लीजिएगा, वहाँ उनके अलावा कोई टिकट नहीं मांग सकता। हमारे यहाँ तो इस तरह की व्यवस्था है जहाँ पर बिल्कुल जब तक टिकट नहीं मिलती है, कई सारे लोग इस बात की डिमांड रखेंगे और डिमांड रखनी भी चाहिए। और जिस किसी को मिल जाएगी, हम एकजुट होकर और इस बार डेफिनेटली बीजेपी का विधायक जिताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी है, मैं आपको बता देता हूँ। एमपी में हर बार लक्ष्मणगढ़ से बीजेपी आगे रहती है, सिर्फ विधानसभा के चुनाव में ऐसा हो रहा है। और ये आप सब जानते हैं, किसी न किसी लक के कारण या यूँ कह लीजिए कोई संगठन में कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है, उस कारण से ऐसा हो पाता है कि बीजेपी का जो वोट है वो एकजुट नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आप उन बहुत कम लोगों में से हैं जो पॉलिटिक्स में होने की बात के साथ साथ में इस तरह के चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य। सड़कों की जो स्थिति है वो भले चाहे आप सीकर में देख लें या आप पूरे राजस्थान भर में देख लें, बहुत सारी ऐसी जगह है जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को उनके जीवन में परेशानियां उठानी पड़ती है। गाड़ियों का नुकसान हम एक अलग कर दें, तब भी उनको स्वास्थ्य को लेकर उनकी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी चाहे ब्यूरोक्रेट की, चाहे किसी भी ऑफिसर की या किसी भी राजनेता की जिम्मेदारी तय नहीं होती है। इस बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, इस तरह के बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे। दिनेश जी, आपको मैं बता दूं कि देश में मैक्सिमम डेथ एक्सीडेंट से ही होती है, पर हमारे प्लानर्स ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए डिप्लोमा, डिग्री और बाकी की शिक्षा है, वो आज के दिन भी लेक कर रही हैं, आज भी छूटी हुई हैं हमसे। राइट टू रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सबसे पहले आना चाहिए था एक या बिल, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे। और यही एक रीजन है कि आपकी आए दिन सड़कें या तो टूटी हुई होती है या किसी न किसी कारण से तोड़ दी जाती है, पर जिम्मेदारी किसी की नहीं है। और जितनी भी असामयिक मौतें होती हैं, जो कम उम्र में मौतें होती हैं, वो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स में होती हैं। घर के चिराग बुझ जाते हैं, पूरे के पूरे घर के लोग खत्म हो जाते हैं, बट पता नहीं ये कहाँ असंवेदनशीलता है, कौन से पार्ट में, जिसको अभी तक किसी भी पार्टी ने बहुत ढंग से नहीं सोचा है। और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा से कहता रहा हूँ, यदि आपकी सड़क ठीक नहीं है तो ये मान लीजिए आधे से ज़्यादा बीमारियां तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किन चीज़ों को ठीक करने जा रहे हैं। जब ये टोल बनते हैं या हाईवेज बनते हैं, तो बनते बनते इतने लोग एक्सीडेंट के कारण शहीद हो जाते हैं। मुझे तो लगता है यदि उनके नाम लिखे जाए तो कई किलोमीटर तक तो उनके नाम ही आ जाएंगे रोड के ऊपर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। सड़कों का अच्छा होना किसी भी देश का विकसित होना दर्शाता है। ये बड़ी कमी है, ये बहुत मूलभूत ज़रूरत भी है। इसके ऊपर सच में बहुत काम करने की ज़रूरत है। आजकल के जो लोग हैं, ज़्यादातर मतलब ख़ास तौर से यूथ, वो किसी न किसी पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करते हैं, सोशल मीडिया पे उनके बारे में लिखते हैं, और इसकी वजह से उनको कभी भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। भले ही वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान कुछ भी प्रॉमिस करें, अपने मैनिफेस्टो में लिखें, लेकिन जब वो पावर में आते हैं तो क्योंकि वो उन्हें भक्त, जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, भगवान की तरफ पूछते हैं, उनके एक चारों तरफ एक दीवार बना के रखते हैं कि नहीं, साहब को कुछ नहीं है, साहब ने तो एकदम सब सही किया है, काइंड ऑफ। ये हर जगह हर लेवल पे हो रहा है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि वही यूथ एक्सीडेंट्स की चपेट में सबसे ज़्यादा आता है? वही यूथ लड़ाई झगड़े में या इस तरह के जो पॉलिटिकल जो मतलब सपोर्ट या फ़ायदे के लिए जिन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी वही यूथ है। एजुकेशन जिनको नहीं मिल रही वो भी वही यूथ है, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही वो भी वही यूथ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार इस्तेमाल होते रहते हैं, शायद छोटे मोटे फ़ायदों के लिए, और अपना बेहतर भविष्य नहीं बना पाते। और वही पॉलिटिशियन उन्हीं के कंधों पर पैर रखकर आगे आगे बढ़ते जाते हैं।
इस तरह की राजनीति और राजनीति में इस तरह से यूथ के इस्तेमाल को लेकर आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है, मैं आपको बता दूं, शिक्षा का कभी भी मतलब नौकरी नहीं होता। शिक्षा दी इसलिए जाती है, और लोकतंत्र का मतलब ही है कि आप सवाल कर सको, और जब सवाल नहीं करोगे तो लोकतंत्र कभी विश्वस्त नहीं होगा। सच्चाई ये है कि आप सच कह रहे हैं, यहाँ सवाल या तो किए ही नहीं जाते, और किए जाते हैं तो उनके जवाब नहीं मिलते। स्वस्थ बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और हमारे यूथ को उठ खड़ा होना होगा। सिर्फ आप भक्त बन के पीछे पीछे नहीं घूम सकते। आप उन लोगों से ज़रूर सवाल कीजिए जो आपके टैक्स के पैसों से सारी की सारी सुविधाएं लेते हैं, और आपने इसी के लिए उनको चुन के भेजा है कि वो कम से कम सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज़ें जो सरकार के काम हैं उनके पाए तो ठीक करें। और यही रीज़न है कि इस आए दिन जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, इतनी बीमारियां होती हैं, आज यूथ के लिए कर क्या रहे? सरकारी आप नौकरियां दे नहीं पा रहे, आए दिन आपके पेपर आउट हो जाते हैं। मुझे दुख तो तब हुआ जब इस बारे में चर्चा भी नहीं की गई। कम से कम 2 विधायकों से मैंने पर्सनली कहा था कि जिन बच्चों ने 2 साल तक तैयारी की, एग्जाम दिया, पेपर आउट हो गया, अब वो कहाँ जाएं? उनकी तो एज ओवर हो गई। आपको कम से कम उनके लिए 2 साल के पीरियड को 0 पीरियड करना चाहिए था, जो कि उन्होंने वेस्ट कर दिया आपके कारण, आपके भ्रष्ट तंत्र के कारण। आप उनकी पूरी जिंदगी ले लेते हो। कुछ नहीं किया, किसी ने इस तरह के सवाल ना तो उठाए, न कोई चर्चा करी। कोरोना काल में डिफेंस की वैकेंसीज निकली थी, कुछ बच्चों ने अपना फिजिकल पास कर लिया और सिर्फ उनका रिटन टेस्ट बचा हुआ था। वो रिटन टेस्ट नहीं हुआ और बच्चे अब ओवर एज हो गए, वो बेचारे कहाँ जाए? ये मूलभूत चीज़ें हैं। ना वो बच्चे सवाल कर पाए, और ना ही जिनको हमने चुन के भेजा था, जो मेरे विचार से अब मैं लोकतंत्र में राजा ही कहूँगा उनको, उन्होंने ये सवाल किए। आज कितने सारे युवा हैं जो सिर्फ इसलिए वंचित हो गए इनके भ्रष्ट तंत्र के कारण कि पेपर आउट हो गया, या इन्होंने उनके टेस्ट थे वो कैंसिल कर दिए, और आज ओवर एज होने के कारण वो किसी काम लायक नहीं बचे। तो सवाल बहुत है, दर्द भी बहुत है। यही तो बातें होती है, यही तो डिलीवर करना होता है। आम आदमी के लिए आप कर ही क्या सकते हो? आप उसको पेट भर के खिला थोड़ा खा सकते हो पूरी जिंदगी। मैं तो आज भी ये कहूँगा कि मैनिफेस्टो में जिस तरह से आप फ्री की बात करते हैं, आप फ्री कीजिए, लेकिन अपने पार्टी फंड से कीजिए। आप आम आदमी के टैक्स का जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसमें खर्च कीजिए। क्या ऐसा होना नहीं चाहिए? ये मेरा सवाल है, और सीधा सीधा सवाल हर किसी से है कि आप फ्री करके बच्चों को आप इस तरह से ना करें कि वो खुद खड़े होकर काम करने लायक ना बचें। हमें वो यूथ तैयार करना है जो हिंदुस्तान को डेवलप कंट्री के रूप में लेके जाए, भारत को सर्वोत्तम पे लेके जाए। वो तभी कर पाएंगे जब उनका जमीन जगेगा और स्वावलंबी होंगे, और वो काम करने के लिए उनकी इच्छाएं होंगी और भागेंगे, ना कि उनको आज ही हम अपंग कर दें। और फिर मैं कह रहा हूँ, यदि आपको फ्री करना ही है तो अपने पार्टी फंड से कीजिए, आम आदमी के टैक्स के पैसों का इस तरह का काम न करें। अगर आपको टिकट मिल जाता है, आप इलेक्शन कैंपेन करते हैं और आप एमएलए बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं कि अगले 5 साल में आप लक्ष्मणगढ़ को या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरीके से डेवलप करेंगे, या कर सकेंगे, या करने का विजन रखते हैं? 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हमेशा देख पाता हूँ। एक तो राजस्थान में जैसे लघु उद्योग के रूप में आप देखेंगे कि सांगरी, केर, फोगला, इस तरह की जो सब्जियां हुआ करती थी वो सिर्फ राजस्थान में ही पैदा होती थी। और आप ताज्जुब करेंगे कि आज के दिन गल्फ कंट्रीज में इतनी खेजड़ियाँ लगाई जा रही हैं जिनकी वैल्यू हम नहीं समझ पाए, वो समझ रहे हैं। अच्छा, 1000 से 1500 रुपये किलो सांगरी और केर मिलती है शादियों में। यदि ढंग से ये ही किया जाए तो ये लघु उद्योग के रूप में बहुत शानदार डेवलप हो सकता है और अच्छी कमाई हो सकती है। उसके साथ साथ जिस तरह से मैंने कहा, हर गांव में, हर गली में पानी पड़ा हुआ है, उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि उसके कारण आवागमन तो बाधित होता ही होता है। उस पानी के कारण मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो मेरे भाई बहन बीमार ना पड़े, उनको हॉस्पिटल्स में आके पैसे खर्च ना करने पड़े, उनको स्वास्थ्य का लाभ मिले। इसके साथ ही साथ जो यूथ है उसको सच में गवर्नमेंट सर्विस के साथ साथ लघु उद्योग और बहुत सारे पैदा किए जाएं, ताकि
जो जिस तरह से यूथ पढ़ाई करता है उसको पढ़ाई का लाभ मिल सके, ये मेरी प्रायोरिटीज रहेंगी। और साथ ही साथ सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, सड़कें इम्पोर्टेंट इशू है। तो ये वो चीज़ें हैं जो करने लायक हैं और करनी चाहिए, और करने की चेष्टा दिमाग में होनी चाहिए। ये ऐसा मेरा सोच है। जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और लक्ष्मणगढ़ और पॉलिटिक्स को लेकर हमने काफ़ी सारी चर्चा करी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें इसी तरीके से और चर्चाएं आपके साथ करने का मौका मिलेगा। आपको आपके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीकर संदेश की ओर से धन्यवाद दिनेश जी, आपको और आपके सारे जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनका मैं बहुत सारा आभार जताता हूँ। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सोच है। और जनता जनार्दन ने और पार्टी ने मौका दिया तो मैं इस पे खरा उतरने की कोशिश भी करूँगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर रामदेव चौधरी को। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले समय में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है तो उससे आप किस तरीके का विज़न एक्सपेक्ट करते हैं, या किस तरीके के मैनिफेस्टो में वादे एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं, वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर साझा करें। और लक्ष्मणगढ़ के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं खास तौर से चाहूँगा कि अब तक जितनी बातें हमने डॉक्टर रामदेव चौधरी से करी हैं, उन बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? लक्ष्मणगढ़ में कैसा डेवलपमेंट है? क्या ऐसी कमियां हैं जो आने वाले समय में वहां पूरी होनी चाहिए? और वर्तमान में कांग्रेस से एमएलए गोविंद सिंह डोटासरा के विकास कार्यों को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।